हाँ जी क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम, अ कॉमर्स एजुकेशन चैनल बाय ग्रेजुएट्स ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। और मैं हूं अंशुता जिंदल, जो आपको आने वाला पूरा एक साल क्लास 12 का इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाली है। मैं आपको आज की क्लास में करवाने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड नॉट जस्ट दिस, बट हम पूरे का पूरा साल आपको इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा अच्छे डिटेल लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस, सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आने वाला एक पूरा साल क्लास 12 का सारी टेंशन छोड़ दो, किसी भी चीज की गाइडेंस चाहिए, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, सब कुछ A to Z आपको हमारे चैनल पे हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बस तुम्हें इतना काम करना है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंड आई कैन गारंटी यू, कोई भी पेड कोर्स से, कोई भी पेड ट्यूशन से ज्यादा अच्छा कंटेंट हम तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड बिल्कुल लगातार रेगुलर कंटेंट आने वाला है, चाहे तुम्हारे हाफ ईयरली हो, चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो, चाहे तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स हो, या तुम्हारा CUET हो। किसी भी चीज के लिए कभी भी आके हमारा चैनल सर्च कर लेना, तुम्हें हर चीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, डिटेल्ड एंड बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो बस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दो, क्योंकि हर चीज फ्री में आएगी। पूरा साल कभी कोई पेड कोर्स आपको सेल नहीं किया जाएगा। बस तुम हमें ग्रो करने में हेल्प करो, हम तुम्हें हर चीज पढ़ाने में, हर चीज समझने में बहुत अच्छे से मदद करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, दैट इज अबाउट द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, जो तुम्हारी बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज की पूरी बुक 1 तुम्हारी इसी एक शब्द के ऊपर रहने वाली है, दैट इज मैनेजमेंट। तुमने क्लास 11th में सीखा था कि एक बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को शुरू कैसे करते हैं, स्मॉल बिजनेस क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कैसे प्रोसीजर होता है, वो सब पढ़ा था। तो टेक्निकली क्लास 11th में ना, जो तुम्हारी बिजनेस स्टडीज थी, उसने तुम्हें सिखाया था कि एक बिजनेस को शुरू कैसे किया जाता है। अब ये जो क्लास 12th की तुम्हारी बिजनेस स्टडीज है, ये तुम्हें सिखाएगी कि एक बिजनेस को शुरू करने के बाद उस बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, उस बिजनेस को टेक्निकली तुम्हें रन कैसे करना है। क्योंकि सिर्फ शुरू करने से कुछ नहीं होगा, शुरू करने से तुम लाखों का, करोड़ों का बिजनेस नहीं बना लोगे। उसके लिए तुम्हें अच्छे से उसको मैनेज करना होगा, अच्छे से रन करना होगा। तो क्लास 12th पूरी की पूरी तुम्हें ये सिखाने वाली है कि तुम्हारा जो भी बिजनेस तुमने 11th क्लास में शुरू किया था, तुम उसको कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो, ताकि तुम उसमें से बेस्ट रिजल्ट निकाल सको। ठीक है जी। अब देखो, ये जो मैनेजमेंट वाली चीज है, तुम्हें एक चीज शुरू से ही ध्यान रख के चलनी है अपनी क्लास 12th में, कि जो भी तुम्हारा क्लास 12th होगा, वो बहुत ही ज्यादा तुम्हें लर्निंग के ऊपर फोकस करवाएगा। ठीक है। 11th की बिजनेस स्टडीज भी तुम्हें काफी हद तक रट्टा ही मारनी होती थी, पर 11th में काफी सारे नए कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि तुम शेयर्स के बारे में पढ़ते थे, तुम कंपनी, पार्टनरशिप, ठीक है, बहुत सारी नई चीजों के बारे में पढ़ते थे, जो समझ के याद करनी होती थी। पर 12th की बिजनेस स्टडीज ऐसी है जिसमें तुम्हें स्ट्रेट अवे रट्टा ही मारना पड़ता है। ठीक है। 12th की बिजनेस स्टडीज बिल्कुल ऐसी है, और उन रट्टा मारने के लिए हम तुम्हें करवाने वाले बहुत सारे एक्रोनिम्स, एंड आई कैन गारंटी यू, इतने अच्छे एक्रोनिम्स मैं तुम्हें हर चीज के बनवा के दूंगी ना, जो तुम्हें और कोई नहीं बना के दे सकता। इतने अच्छे और आसान एक्रोनिम्स। देखो, बिजनेस स्टडीज में ना, जो तुम्हारा फाइनल बोर्ड का पेपर होगा और जो तुम्हारा CUET का पेपर होगा, वो तुम्हें रेपिटेटिवली एक्रोनिम्स के ऊपर ही पूछने वाला है। इतना बड़ा प्रोसीजर दे दिया, 10 स्टेप है, कैसे याद करें। एक टॉपिक है, एक टॉपिक के 10 पॉइंट है, 10 हेडिंग्स है, 10 इंपॉर्टेंस है, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 10 लिमिटेशंस है, कैसे याद करें। तो एक ही तरीका है उसको याद करने का, दैट इज एक्रोनिम्स। एंड आई कैन गारंटी यू, पूरी मार्केट में इतने अच्छे एक्रोनिम्स कोई तुम्हें नहीं दे सकता। इतने अच्छे से हर एक एक्रोनिम कराऊंगे। तुम मेरे चैनल पे जाके लाइव वाले सेक्शन में जाके देखो, मैंने लाइव वाले सेक्शन में 3 दिन में पूरा बिजनेस स्टडीज बच्चों को कराया था, जब उनके बोर्ड के एग्जाम्स थे अभी इस साल वाले। और तुम वहां पर जाके बच्चों के कमेंट्स पढ़ के देख लेना, इतने अच्छे एक्रोनिम्स मैंने उनको बनवाए हैं, इतने अच्छे एक्रोनिम्स कि इजीली, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अभी आज इस चैप्टर में भी, मैनेजमेंट वाले चैप्टर में भी, मैं तुम्हें एक्रोनिम बना के याद करवाने वाली हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले विद द वर्ड मैनेजमेंट। देखो, 2 चीजें, नंबर 1 चीज, जहां पे भी पॉइंट्स आएंगे तुम्हें एक्रोनिम्स बना के याद करेंगे। एक्रोनिम बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, एक्रोनिम रटवाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम्हें मेरी वीडियोस को सुनना पड़ेगा। और जहां पे डेफिनेशन आएगी, पॉइंट्स आएंगे तो एक्रोनिम्स, जहां भी डेफिनेशन आएगी तो डेफिनेशन के अंदर भी बेटा तुम्हें पूरी की पूरी डेफिनेशन को एज इट इज नहीं रटना मारना। उसके अंदर मैं सर्टेन पॉइंट्स तुम्हें अंडरलाइन करके बताऊंगी, इन्हीं पॉइंट्स को तुम्हें याद करना मेजरली पड़ेगा। क्योंकि जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, तुम बोर्ड एग्जाम में अगर डेफिनेशन नहीं लिख के आओगे, तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम बोलता है कि डेफिनेशन तुम्हें एज इट इज चाहिए। बोर्ड एग्जाम 2 चीजें मांगेगा, नंबर 1 तुम्हारी डेफिनेशन एज इट इज होनी चाहिए, जो तुम्हारी बुक में लिखी हुई है, एंड नंबर 2 कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की जो हेडिंग है, वो हेडिंग एज इट इज होनी चाहिए, जो तुम्हारी बुक के अंदर लिखी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ,
इन हेडिंग्स के लिए एक्रोनिम और इन डेफिनेशंस के लिए पूरी डेफिनेशन को एज इट इज रट्टा नहीं मारोगे, इसके अंदर से कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालोगे, उन पॉइंट्स को याद करोगे तुम, इनके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालोगे, उनको याद करोगे तुम, ठीक है। तो जैसे कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये जो वर्ड है प्रोसेस, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में तुम पढ़ोगे, क्या ये प्रोसेस है, क्या ये प्रोसेस नहीं है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मतलब कि ये एक बार बैठे और हो गया नहीं, ये लंबा सारा प्रोसेस है जिसके बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पहले एक काम करोगे, वो हो गया, फिर दूसरा करोगे, वो हो गया, फिर तीसरा करोगे, वो हो गया, फिर चौथा करोगे। ये होता है प्रोसेस कि स्टेप बाय स्टेप तुम्हें आगे बढ़ना होता है, एक एक करके बहुत सारी चीजें लाइन बाय लाइन करनी होती हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है भैया, मैनेजमेंट प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाने का, दूसरों से काम करवाने के प्रोसेस को बोला जाता है मैनेजमेंट। तुमने अपना कोई भी तुम्हारे पास काम है, उस काम को पूरा करना है या किसी दूसरे से करवाना है, इस प्रोसेस में तुम क्या करोगे, उस काम को मैनेज करोगे, बहुत सारी एक्टिविटीज को, टू डू दैट वर्क, बहुत सारी एक्टिविटीज को मैनेज करोगे, ठीक है। दैट इज मैनेजमेंट। गेटिंग थिंग्स डन, काम करना है, क्यों करना है, ताकि तुम अपने गोल्स को, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं उसको पूरा कर सको, और पूरा कैसे करोगे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करोगे। देखो क्या बोला मैंने, मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, इट इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस, गेटिंग थिंग्स डन, काम करने का, काम को पूरा करने का प्रोसेस है। क्यों करना है काम पूरा, ताकि तुम अपने गोल्स को अचीव कर सको। क्यों करना है काम पूरा, टू अचीव योर गोल्स। और ये गोल्स वाला वर्ड जो है तुम्हारी पूरी बिजनेस स्टडीज में सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा साल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। हर एक चीज में तुम लिख के आ जाना, ये काम क्यों होता है, गोल्स को पूरा करने के लिए। प्लानिंग क्यों होती है, ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग, ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए। पूरी बिजनेस स्टडीज में कुछ भी पूछ लिया जाए, क्यों हो रहा है, व्हाई आर वी डूइंग मैनेजमेंट, व्हाई आर वी स्टडीइंग बिजनेस स्टडीज, टू फुलफिल अवर गोल्स। गोल कुछ भी हो सकता है, हर कंपनी का अलग होता है, पर गोल को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, टारगेट को पूरा करने के लिए काम हो रहा है। मैनेजमेंट भी इसीलिए हो रही है। गोल कैसे पूरा किया जाएगा, मैनेजमेंट कैसे करी जाएगी, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो टेक्निकली यहां पर मेरे पास दो वर्ड्स आते हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं याद करोगे, तुम क्या करोगे, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, ये दो अक्षर याद करोगे। इफेक्टिवनेस में टी आ रहा है, एफिशिएंसी में टी नहीं आ रहा है। तो एफिशिएंसी में तुम सी फॉर कॉस्ट के ऊपर फोकस करोगे, बट इफेक्टिवनेस में टी आ रहा है, जो कि एफिशिएंसी में नहीं आ रहा है। इफेक्टिवनेस में तुम टी फॉर टाइम के ऊपर फोकस करोगे। अगेन एक तरीके का एक्रोनिम बना के याद करवा रही हूँ कि तुम्हें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को कैसे याद करना है। इफेक्टिवनेस में टी आता है, तो इसके ऊपर तुम टी माने तो टाइम के ऊपर फोकस करते हो। एफिशिएंसी में तुम सी माने तो कॉस्ट के ऊपर फोकस करते हो। एफिशिएंसी बोलती है, एफिशिएंसी देखो क्या बोलती है, एफिशिएंसी में हम बोलते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में हमें मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है, हमें मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है। और इफेक्टिवनेस क्या बोलता है कि हमें ना मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है। इन दोनों ही चीजों के दो इंप्लीकेशन होते हैं, दोनों ही चीजों के दो इंप्लीकेशन होते हैं। एक इंप्लीकेशन हो सकता है कि लेट्स से मेरा जो टारगेट था मेरा कि मुझे 1 घंटे में या लेट्स से मुझे 10 घंटे में, फॉर एग्जांपल मुझे 10 घंटे में 100 यूनिट बनाने थे, ये मेरा टारगेट था, ठीक है। इसके दो इंप्लीकेशन होंगे, पहला होगा कि मेरा टारगेट है मुझे 10 घंटे में 100 यूनिट बनाने हैं, तो इंप्लीकेशन नंबर 1 होनी चाहिए कि मैंने 100 यूनिट बना दिए लेकिन 10 घंटे से कम में बना दिए। पहला इंप्लीकेशन क्या होगा कि मैंने 8 घंटे में ही 100 यूनिट बना दिए। इसको भी मैं बोलूंगी कि ये बंदा बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है कि इसने 8 घंटे में 100 यूनिट बना दी, यानी कि कम टाइम में ज्यादा इसने पूरे का पूरा काम कर दिया। दूसरा इंप्लीकेशन इसका क्या होगा कि इसने 10 घंटे लिए और 10 घंटे में इसने 110 यूनिट बना दिए, 10 घंटे में 110 यूनिट बना दिया। तो दो इंप्लीकेशन है, या तो कम टाइम में काम पूरा कर दिया या सेम टाइम में काम ज्यादा कर दिया, दो इंप्लीकेशन है। सिमिलरली तुम इधर भी देख सकते हो, सिमिलरली इधर भी अगर कॉस्ट के केस में मैं बोलूं तो टारगेट हो सकता है फॉर एग्जांपल हमारे पास कि मुझे ना 100 रुपए की कॉस्ट में 100 यूनिट बनाने हैं, ठीक है। तो एक इंप्लीकेशन क्या हो सकता है कि मैंने 80 रुपए में ही 100 यूनिट बना दिए, ठीक है। दूसरा इंप्लीकेशन क्या हो सकता है कि मैंने 100 रुपए में 110 यूनिट बना दिए। तो इन दोनों ही चीजों के दो इंप्लीकेशन होते हैं, या तो तुमने कम टाइम में कम कॉस्ट में काम पूरा कर दिया, या जितना टाइम जितना कॉस्ट मिला था उतने में तुमने ज्यादा काम पूरा कर दिया, या फिर ये भी बोल सकते हो कि तुमने जितना टाइम दिया था उतने में ही उतना काम पूरा कर दिया, ये भी बोल सकते हो। तीसरा इंप्लीकेशन ये भी हो सकता है कि जितना बोला था
उतने में उतना कर दिया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम ठीक है, तो भी हमें लगेगा कि तुम इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी तुम्हारी है। तो एफिशिएंसी क्या बोलेगी? एफिशिएंसी बोलेगी कि तुम्हें मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट लाना है। तो एफिशिएंसी बोलेगी कि अगर तुम्हारा टारगेट है 100 रुपए में 100 यूनिट बनाने हैं, तो तुमने अगर कम रुपए में उतने यूनिट बना दिए तो भी एफिशिएंसी है, अगर सेम रुपए में ज्यादा यूनिट बना दिए तो भी एफिशिएंसी है, या फिर अगर जितना जितना बोला था उतने में ही टारगेट पूरा हो गया तो भी एफिशिएंसी तो भैया है। लेकिन इफेक्टिवनेस ऑन द अदर हैंड, इफेक्टिवनेस ऑन द अदर हैंड क्या बोलेगा कि तुम इफेक्टिव कब हो? जब तुमने कम टाइम में पूरा काम कर दिया, या सेम टाइम में ज्यादा काम कर दिया, या जितना बोला था उतने टाइम में उतना काम भी कर दिया, तो भी तुम इफेक्टिव एफिशिएंट जो है दोनों चीजें हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि मैंने 10 घंटे में 100 यूनिट बनाने को बोला था, तुमने 12 घंटे में 100 यूनिट बनाई है, अब मैं बोलूंगी तुम इफेक्टिव नहीं हो। सिमिलरली यहाँ पे 100 रुपए में बनाना था, तुमने 120 रुपए में जब 100 यूनिट बनाए तो मैं बोलूंगी तुम्हारी एफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, तो ये इंप्लीकेशंस जो है पेपर में पूछी जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्या हुआ। तो इन सभी केसेस में इफेक्टिव एफिशिएंसी है, इस केस में इफेक्टिव नहीं हो, इस केस में एफिशिएंसी नहीं है। ठीक है जी, चलो अब एक क्वेश्चन बताओ। डैश रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली, अगर तुमने काम को करेक्टली किया है एंड विद मिनिमम कॉस्ट, अगर मिनिमम कॉस्ट में काम किया है तो क्या होगा? मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओगे तुम लोग। ठीक है, दूसरा देखो मेरे पास एक केस स्टडी आती है, एंड केस स्टडी ही तुमसे सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है। तो यहाँ पर देखो मेरी केस स्टडी बोलती है कि आकाश को हमने टास्क दिया था कि उसको 100 यूनिट बनाने हैं 200 रुपए में 5 दिन के अंदर। 100 यूनिट बनाने हैं 200 रुपए में 5 दिन के अंदर। उसने क्या किया? 100 यूनिट बनाए, 5 दिन में भी बनाए, पर 220 रुपए की कॉस्ट में बनाए। तो उसका टारगेट क्या था? यूनिट 100 बनाने हैं, कॉस्ट 200 रुपए की है, टाइम 5 दिन का है। तो 100 यूनिट बने, टाइम पे बने, पर कॉस्ट ज्यादा लग गई। अगर कॉस्ट ज्यादा लग गई तो क्या होगा? अगर कॉस्ट ज्यादा लग गई तो क्या होगा? अगर टाइम ज्यादा लगता है, टाइम इज फ्रॉम टी, टी से हमारा क्या है? टी से हमारा क्या है? एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है? इफेक्टिवनेस है। टी से हमारा क्या है? इफेक्टिवनेस है। तो उसने टाइम तो सेम लिया, तो इफेक्टिव तो वो है, तो इफेक्टिव तो वो है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, दोनों नहीं है, क्योंकि कॉस्ट की तो दिक्कत थी। तो इफेक्टिव तो वो है पर एफिशिएंसी उसकी नहीं है, एफिशिएंट वो नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, इफेक्टिव तो वो है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट मेरे पास, अगली चीज मेरे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें मैं इस चैप्टर में याद करा रही हूँ। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम्हें मैनेजमेंट वाले चैप्टर में याद करवा रही हूँ, और आगे जितने भी चैप्टर आएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में, मैं कह रही हूँ मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में तुम्हें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखकर आनी होती हैं। ठीक है, कुछ एक बदलती रहती है, एक दो बदलती रहती है, पर मेजरली सेम रहती है। तो इनको अगर एक बार याद कर लिया मैनेजमेंट वाली को, तो तुम्हारे आने वाले सारे चैप्टर्स का काम आसान हो जाएगा। याद करना तो आसान नहीं है, क्यों नहीं है? बड़े सारे पॉइंट है, याद ही नहीं रहते, और सबकी सेम होगी। पहले चैप्टर की याद कर लोगे, दूसरे की कर लोगे, तीसरे की कर लोगे, चौथे पे आगे कंफ्यूज होने लग जाओगे कि सबका सेम है, उसका भी वो था, उसका भी वो था, किसका क्या क्या याद करूं? तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने क्या बोला? एक्रोनियम्स बना के याद करोगे। अभी के अभी कॉपी उठाओगे, एक्रोनियम लिखोगे। एक्रोनियम क्या होगा? गो मम्मी पापा, गो मम्मी पापा, गो टू CID, गो मम्मी पापा गो टू CID। अभी के अभी एक्रोनियम बनाकर ये याद करोगे, अभी के अभी एक्रोनियम कॉपी में लिखोगे, एंड आई कैन गारंटी यू एक्रोनियम बना के याद कर लिया, पूरी क्लास से आगे निकल जाओगे। पूरी क्लास में किसी को नहीं आता होगा, एक बार एक्रोनियम याद कर लिया, सारा कुछ आसानी से हो जाएगा। एक्रोनियम क्या है? गो मम्मी पापा गो टू CID। 3 बार बोलो, गो मम्मी पापा गो टू CID, गो मम्मी पापा गो टू CID, गो मम्मी पापा गो टू CID। ये हमारा एक्रोनियम रहने वाला है। तो एक्रोनियम मुझे क्या क्या बोल रहा है? देखो, GMP, जी गो, एम मम्मी, पी से पापा, फिर जी। ठीक है, टी को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, फिर CID। ठीक है, GMP GCID। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक एक करके देखो। पहले जी से मेरे पास क्या आएगा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैंने तुम्हें ऊपर ही बताया था बेटा, पूरे पेपर में, पूरे सिलेबस में, हर जगह प्लानिंग क्यों करते हो? गोल की वजह से। प्लानिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड है, सब कुछ गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड है। सबसे पहली चीज जो भी तुम कर रहे हो किसी भी चीज में, वो तुम्हारा होगा कि तुम पहले गोल सेट करोगे। ठीक है, तुम अगर कॉमर्स में आए हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, 12th के लिए पढ़ रहे हो, सबसे पहले गोल सेट करोगे कि मुझे 80% लाने हैं, 90% लाने हैं। तुम ये वीडियो भी अगर सुन रहे हो, पहले तुम्हारे दिमाग में गोल होगा कि मैं 2x पे सुन लेता हूँ, मुझे तो ज्यादा अच्छे नंबर नहीं चाहिए, मैं अच्छे से सुनूंगा, नोट्स बनाऊंगा, साथ साथ लिखूंगा, मैम याद करा रही करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा गोल सेट होता है। सबसे पहली चीज तुम अपने दिमाग में क्या करते हो? गोल सेट करते हो। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से होती है? मैंने एक एक साथ में कीवर्ड लिखा है, मैंने एक एक कीवर्ड लिखा है, पूरी लाइन नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि पूरी लाइन तो बुक से भी याद कर लोगे, लेकिन मैं साथ में कीवर्ड बताऊंगी कि तुम्हें एक कीवर्ड याद रखोगे कि जब भी गोल ओरिएंटेड के बारे में लिखना है तो मुझे बिगिनिंग के बारे में लिखना है, मुझे शुरुआत के बारे में लिखना है, कि
मैनेजमेंट की शुरुआत होती है गोल सेट करने से, कि मैनेजमेंट की शुरुआत में ही मैं गोल सेट कर लेती हूँ और उस गोल के अकॉर्डिंग ही आगे सारा काम करती हूँ। इस तरीके से करती हूँ कि मेरा वो गोल पूरा होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा दूसरा मेरे पास आता है एम। पहले जी से क्या हो गया, पहले जी से मेरे पास हो गया गोल ओरिएंटेड। अब आ गया जी मेरे पास एम। एम से देखो मेरे पास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल। एम से मेरे पास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल, कि जो मेरी मैनेजमेंट है बेटा वो मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि मेरी जो मैनेजमेंट है वो काम का, लोगों का और ऑपरेशन का, तीन चीजों का ख्याल रखती है, तीन चीजों की मैनेजमेंट करती है। वर्क में मेरे पास मेजरली आते हैं मेरे ऑफिस के वर्क। वर्क में मेरे पास मेजरली क्या आते हैं, मेरा ऑफिस से रिलेटेड वाला सारा काम। ठीक है, अकाउंटिंग, एचआर, ठीक है, स्टाफिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सेल्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी ऑफिस से रिलेटेड है वो वर्क में आती है, कि मैं ऑफिस वाली सारी चीजों का ध्यान रखती हूँ, मैं उन सभी चीजों को जो है मैनेज करती हूँ। ठीक है, मैं अकाउंटिंग, सेल्स, एचआर, मार्केटिंग, इन सभी चीजों को मैनेज करती हूँ अंडर मैनेजमेंट। फिर आ गए मेरे पीपल। पीपल में सिंपली मेरे कौन हो गए, मेरे एम्प्लॉइज। पीपल में सिंपली मेरे पास कौन हो गए, मेरे एम्प्लॉइज, के जितने भी एम्प्लॉइज है, छोटे से छोटे वर्कर से लेके बड़े से बड़े सीईओ तक, हर एक एम्प्लॉय का, हर एक इंसान का मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखा जाएगा। और फिर आते ऑपरेशन। ऑपरेशन में यूजुअली हम फैक्ट्री रिलेटेड चीजों की बात करते हैं, वहां पर हम यूजुअली प्रोडक्शन रिलेटेड चीजों की बात करते हैं, कि हम अपनी प्रोडक्शन को भी मैनेज कर रहे हैं। ऑपरेशंस में हम बेसिकली बोलते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन को, अपनी फैक्ट्री रिलेटेड चीजों को भी मैनेज कर रहे हैं। तो मैं अपने ऑफिस रिलेटेड सारी चीजों को मैनेज करती हूँ, अपनी फैक्ट्री रिलेटेड यानी कि अपने ऑपरेशन से रिलेटेड सारी चीजों को मैनेज करती हूँ, और जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, सभी लोगों का मैनेजमेंट भी करा जाता है। तो एम से मेरे पास क्या आ गया, कि ऑर्गेनाइजेशन, मेरी जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, फिर आगे मेरे पास पी। पी से देखो मेरे पास क्या आता है, परवेसिव। परवेसिव एक ऐसा वर्ड है जो तुम आज याद कर लो और पूरा साल याद रखना है, हर एक चैप्टर में लिख कर आओगे। प्लानिंग परवेसिव है, सब कुछ परवेसिव है। परवेसिव मतलब हर जगह, छोटी कंपनी में मैनेजमेंट चाहिए, बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट चाहिए, सरकारी कंपनी में चाहिए, प्राइवेट में चाहिए, इंडिया में चाहिए, यूएसए में चाहिए, छोटे लेवल पे मैनेजमेंट चाहिए, टॉप लेवल पे मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, स्कूल में चाहिए, हॉस्पिटल में चाहिए, घर में चाहिए, हर एक कंपनी में, हर एक जगह पे, एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या है, मेरी परवेसिव है। तो मैंने फिर से एक कीवर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीवेयर, कि तुम क्या लिख के आओगे एग्जांपल देके, स्मॉल और द बिग कंपनी इन इंडिया और इन यूएसए, इन प्राइवेट सेक्टर और इन द पब्लिक सेक्टर, इन एवरी सेक्टर, इन एवरी बिजनेस वी नीड मैनेजमेंट। ये मतलब होता है परवेसिव का। अगला मेरे पास फिर से आ गया जी। फिर से एक और जी मेरे पास आ गया। इसका क्या मतलब है, कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। अगर मैं अकेली सोचूं, अकाउंट्स भी पढ़ाऊंगी, इको भी पढ़ाऊंगी, बिजनेस भी पढ़ाऊंगी, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी, मैथ्स भी पढ़ाऊंगी, फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाऊंगी, और अकेली सारा कुछ संभाल भी लूंगी, अकेली पीपीटी भी बनाऊंगी, एडिट भी करूंगी, अपलोड भी करूंगी, बनाऊंगी भी सही, अकेली सब कुछ करूंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी, उलझ के रह जाऊंगी, कंफ्यूज हो जाऊंगी, भूल जाऊंगी। ये अकाउंट्स पढ़ने बैठी मैथ्स भूल गई, मैथ्स पढ़ने बैठे इको भूल गए, भूलते रहूंगी, कंफ्यूज हो जाऊंगी। अच्छा, सब कुछ कर भी लिया तो टाइम ही नहीं है, दिन में 24 घंटे है इंसान के पास, इतना सब नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, एक अकेला बंदा कभी नहीं कर सकता। यू नीड अ टीम फॉर इट, और बिना टीम के मैनेजमेंट नहीं हो सकती। सी, फिर से ये एक ऐसी चीज है जो तुम हर जगह लिख कर आओगे, कि मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस है, लगातार करनी पड़ेगी। मैंने साल के शुरू में सोचा कि मुझे 100% नंबर लाने हैं, एक दिन में प्लान बना लिया, उससे कुछ नहीं हो जाएगा। फिर उस प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, प्लान में कहीं गलती भी आएगी उसको सुधारना भी पड़ेगा, प्लान थोड़ा तेज भी चलेगा, थोड़ा स्लो भी चलेगा, कहीं पे होगा ही नहीं हमसे। तो हर रोज प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर रोज मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, हर रोज काम करना पड़ेगा। एक बार शुरू में सोच लिए 100% नंबर लाने हैं, तो पूरा साल ऑब्वियसली अपने आप नहीं आ जाएंगे, पूरा साल उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, गलतियों को ठीक करोगे, कुछ बुरा हो गया तो उसको सही करोगे, और पूरा साल लगातार मैनेजमेंट करते जाओगे जब तक अपने गोल तक पहुंच नहीं जाते हो। और फिर एक बार गोल पे पहुंच गए, फिर नया गोल बनाओगे, फिर से मैनेजमेंट करोगे। तो कंटिन्यूअस है, लगातार कंटिन्यूअस है, रेगुलरली करनी पड़ेगी। फिर आते हैं आई। आई से हम क्या बोलते हैं, कि मैनेजमेंट क्या है, इंटैंजिबल है। मैनेजमेंट को तुम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हो, मैनेजमेंट को बस फील कर सकते हो। मैं कहीं भी टच नहीं कर सकती कि भाई मैं तो काम कर रही हूँ, कि मैं तो 80% नंबर लाऊंगी, 90% नंबर लाऊंगी, मैं काम कर रही हूँ। तो उसको देख सकते हो कि तुमने काम किया, तुम फील कर सकते हो। तुम फील कर सकते हो कि हाँ, मैम ने कुछ समझाया और मुझे समझ आ गया, मैम ने एक्रोनियम याद कराया, मुझे याद हो गया। तुम फील कर सकते हो, तुम देख नहीं सकते हो कि भैया मुझे याद हो रहा है। ये प्रोसेस जो है याद, ये तुम देख नहीं सकते, इनटैंजिबल है, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तुम सिर्फ उसको फील कर सकते हो। तो मैनेजमेंट भी सिर्फ फील होती है, कैनॉट टच, इंटैंजिबल है। और डी से मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, डायनामिक। डी से मेरे पास क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट डायनामिक है, लगातार बदलती रहेगी। जैसे तुम शुरू में हो साल के, मिड टर्म तक कुछ और बन जाओगे, तुम्हारा काम किसी और तरीके से चलेगा, और उसके बाद कुछ और हो जाएगा। ठीक है, बीच में तुम्हें
मे बी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हो या बीच में तुम्हें छुट्टी लेने का दिल करे, बीमार हो सकते हो, तो हर वक़्त मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली होती रहेगी और बदलती रहेगी। मैनेजमेंट लगातार बदलती रहेगी, क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस बदलते रहेंगे, तो तुम्हें भी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपनी मैनेजमेंट को बदलना पड़ेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तुम रोज़ के अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो, पेपर में 4 घंटे नहीं पढ़ सकते, पेपर में 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सिमिलरली पूरा साल 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, बीच में शादियों में भी जाना होगा, बीमार भी होगे तो उस टाइम 2 घंटे ही पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें लगातार बदलना पड़ेगा, खुद को डायनामिकली रहना पड़ेगा। तो क्या एक्रोनिम हमने बनाया? गो मम्मी पापा गो टू सीआईडी, ये मेरा एक्रोनिम है और ये सेम एक्रोनिम मैं आगे तुम्हें हर जगह यूज करवाने वाली हूँ, तो एक बार याद कर लो। एंड ट्रस्ट में तुम एक ही जगह से एक्रोनिम याद करो तो बढ़िया है, पहली चीज को इतने करवाएगा नहीं तुम्हें अच्छे से, ठीक है? और एक बार एक्रोनिम याद कर लिया तो फिर उसको बार बार कंफ्यूज मत करना किसी दूसरी चीज से। एक याद कर लिया, एक पे टिके रहो, दूसरे पे फिर स्विच मत करना, ठीक है? तो गो माई पापा गो टू सीआईडी एक्रोनिम के साथ सभी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें याद हो जाएंगे। फिर से मेरे पास क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, इस कौन से कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पे बात हो रही है? तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लोगे और मुझे जो है कमेंट सेक्शन में तुम आंसर बताओगे, जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूंगी, ठीक है? टाइम स्टैम्प के साथ क्वेश्चन का आंसर बताओ, आई विल राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगला दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आता है, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग द एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्टिविटीज कॉमन होती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इसका आंसर क्या होगा? हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, तो मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट हर जगह होती है, ठीक है? ओके अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। फिर से मुझे कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है, पहले क्वेश्चन का खुद आंसर बताओगे, इसका मैं करवा रही हूँ। तो मैनेजमेंट ऑफ अ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसेंटली चेंज, मैनेजमेंट चेंज हो गई है ड्यू टू इंप्रूवमेंट, ड्यू टू दिस इंप्रूवमेंट कैन बी फेल्ट इन द वे कंपनी फंक्शन, मैनेजमेंट बदली उसकी वजह से इंप्रूवमेंट हमें फील हो रही है। अब टारगेट जो है प्लान के अकॉर्डिंग पूरे हो रहे हैं, ठीक है? पहले डेडलाइंस पूरी नहीं होती थी, अब ऑर्डरलीनेस है, क्योस नहीं है, एंड द एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, और अब एम्प्लॉइज भी खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, ठीक है? अब तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि क्या हो रहा है? मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, डायनामिक है, ग्रुप एक्टिविटी है, इंटेंजिबल है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, कि हम यहाँ पर फील कर सकते हैं। देखो इसीलिए मैंने इसको सर्कल किया है कि हमारी जो है हमें सब कुछ फील हो रहा है कि एम्प्लॉइज खुश हैं, मैं फील कर सकती हूँ। अब ऑर्डरलीनेस है, क्योस नहीं है, मैं फील कर सकती हूँ कि क्योस नहीं है, मैं फील कर सकती हूँ कि हाँ भाई मेरे टारगेट पूरे हो रहे हैं, मैं उसको टच नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे क्या बोला गया? मेरी मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, बहुत क्लियरली हमें कुछ एक कीवर्ड्स के बारे में बताया गया है कि मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं कि हमारा कुछ तो चेंज आया है, ठीक है? यहाँ से डायनामिक के साथ कंफ्यूज मत होना। क्यों? द मैनेजमेंट ऑफ द बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज रिसेंटली चेंज्ड, इसका क्या मतलब है कि जो तुम्हारे टॉप लेवल के सीईओ, डायरेक्टर, सीएफओ ये लोग थे, उन लोगों की अब पुराने वाले लोगों को निकाल दिया गया है और नए लोगों को रखा गया है, इसका ये मतलब बोला गया है, ठीक है? तो यहाँ से तुम्हें डायनामिक के साथ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पूरा पैराग्राफ तुम्हें जिसके ऊपर बोल रहा है कि क्या आंसर होना चाहिए वो होगा इंटेंजिबल, जिसकी तरफ इशारा कर रहा है। चलो अगला मेरे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या जो है तुम्हारे पास क्या कहते हैं, एक्रोनियम वैसे तो 3 ही है, फिर भी एक्रोनियम छोटा सा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ओपीएस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ओपीएस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को कैसे याद रखोगे? तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारी जिंदगी में? किसी भी इंसान की जिंदगी में पर्सनली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, तुम्हारी लाइफ का गोल क्या होगा? सबसे पहली चीज तुम अपने बारे में सोचोगे, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये पूरा करना है, वो पूरा करना है। सबसे पहले अपने बारे में सोचोगे, दुनियादारी जाए भाड़ में, मैं तो अपना सोचूंगा, मैं तो अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। सबसे पहले हम अपना सोचते हैं। अच्छा जब मैंने अपना सोच लिया, जब मेरा फॉर एग्जांपल जो गोल था वो पूरा हो गया, जब मेरे को जो जॉब चाहिए थी, जितना पैसा कमाना था मैंने वो कमा लिया, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं अपने परिवार के बारे में सोचूंगी कि अब मैं अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करूंगी, पहली इनकम आई, माँ बाप को कुछ दिलवाऊंगी, माँ बाप का जो दिल था वो पूरा करूंगी, अपने परिवार का सोचूंगी। अब मेरे परिवार का भी मैंने सोच लिया, अब क्या करूंगी? अब मैं दुनियादारी का सोचूंगी कि यार ठीक है, अब मैं गरीबों की मदद कर देती हूँ, अब मैं लोगों के साथ मिलती जुलती हूँ, उनके फंक्शन में जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो पहले अपना सोचो, फिर अपने परिवार का सोचो, अपने घर के अंदर वालों का सोचो, फिर दुनियादारी का सोचोगे। यही करते हो और यही ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। वो पहले अपने बारे में सोचती है कि यार अभी तो मेरे पास सर्वाइवल का ही पैसा नहीं है, बस इतना पैसा कमा लूं कि लॉस खत्म हो जाए और सर्वाइव करने लग जाऊं, कि जितना लगा रही हूं उतना वापस आता रहे, मैं सर्वाइव कर लूं मार्केट में, बिजनेस बंद करने की नौबत ना आए। तो पहला ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक कंपनी का क्या होता है? मुझे सर्वाइवल जितने पैसे चाहिए, दैट्स इट। सर्वाइवल जितने पैसे मिल गए तो नंबर 2, अब मुझे प्रॉफिट भी करना है। तो अगर मैं 10,000 लगा रही हूँ, मैं 15,000 वापस निकाल पाऊं, रिटर्न आए, तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं पहले सर्वाइव कर लेती हूँ तो प्रॉफिट पे जाती हूँ,
कि अब मुझे और प्रॉफिट चाहिए। जब प्रॉफिट होने लग जाता है फिर मैं ग्रोथ की तरफ जाती हूँ। अब मैं नई ब्रांच खोलूंगी, नए प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी, नई जगह पे एक्सपैंड करूंगी, अब मैं ये सोचूंगी। तो सबसे पहले कंपनी अपने बारे में सोचती है, जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं। और क्या सोचती है? 3 ऑर्गेनाइजेशनल गोल सोचती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है जी। फिर अपने आप लोगों के बारे में सोचोगे। लोग मतलब पर्सनल, मतलब इंसान। पर्सनल मतलब यहाँ पर जो है आपका खुद का पर्सनल नहीं बोल रहा, पर्सनल से मतलब यहाँ पर उसका है आपके एम्प्लॉइज, आपकी पर्सोनल, आपके एम्प्लॉइज, आपके लोग। अब आप उनके बारे में सोचोगे कि मुझे अपने एम्प्लॉइज को अच्छा पैसा देना है, ठीक है, सैलरीज अच्छी देनी है, मुझे उनको बोनस वगैरह देना है, मुझे उनको सोसाइटी में अच्छा नाम देना है। क्योंकि जब आप अच्छी कंपनी में काम करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली नाम होने लग जाता है, अरे भाई गूगल में काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, अमेजोन में काम करता है, अच्छी कंपनी में कर रहा है काम, ठीक है। तो सोसाइटी में आपका नाम होने लगता है कि अच्छी कंपनी है, तो तुम्हें अच्छा नाम उनको देना है। और फिर हायर लेवल नीड्स तुम्हें उनकी पूरी करनी है और उनको प्रमोशन देनी है, ठीक है, और ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट देना, तुम्हारी उनकी ओवरऑल और ज्यादा तुम्हें चीजें उनको प्रोवाइड करवानी है जो तुम्हारे कंपेटिटर्स नहीं दे रहे अपने एम्प्लॉइज को, वो चीजें तुम्हें अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करानी है। फिर तीसरा मेरे पास आता है सोशल, यानी कि अब तुम सोसाइटी का सोचोगे कि तुम्हें सोसाइटी के लिए भी कुछ भला करना है, कुछ डोनेशंस करनी है, नए पार्क बनवा दो, स्कूल बनवा देंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे, फिर दुनियादारी के बारे में सोचोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल, ओपीएस। और ऑर्गेनाइजेशनल के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को फिर से टाइम स्टैम्प के साथ तुम कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, मैं करेक्ट आंसर का तुम्हें वहां पर जवाब देने वाली हूँ। हमें पूछा गया कि कौन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, कुछ ना कुछ कीवर्ड आपको दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखो क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंस में जब भी इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आता है कि इनमें इंपॉर्टेंस बताओ, तो इंपॉर्टेंस में ना तुम्हें कुछ अच्छी चीजें, कुछ पॉजिटिव चीजें बतानी होती हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ अच्छी चीजें बतानी होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ मैनेजमेंट इनटैंजिबल है, वो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर हूँ, वो मेरी इंपॉर्टेंस है। मैं कहती हूँ मेरा नाम अंशिता है, क्या ये मेरा इंपॉर्टेंस है? नहीं, मेरा नाम है तो है यार, इसमें मेरा इंपॉर्टेंस थोड़ी है, ये तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक है कि तुम्हें अगर मुझे डिफाइन करना है तो तुम बोल सकते हो कि मेरा नाम अंशिता है। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंस, ये मेरी कोई पॉजिटिव ट्रेट नहीं है कि मेरा नाम अंशिता है, ये तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक है। तो वैसे ही मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, ये मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैं बताऊंगी मैनेजमेंट अच्छी क्यों है, पॉजिटिव बातें उसके बारे में बताऊंगी कि जैसे मैं तो अच्छी टीचर हूँ, मैं तो अच्छा पैसा कमाती हूँ, या मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, या वट एवर, वो मेरा पॉजिटिव ट्रेट होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट का पॉजिटिव ट्रेट क्या है? मैनेजमेंट गोल पूरा करने में मदद करती है, मैनेजमेंट गोल पूरा करने में मदद करती है, तो ये मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। टेक्निकली इंपॉर्टेंस जो मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ा दिया उसी में से मैं निकालूंगी, नया कुछ नहीं बताऊंगी। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या था कि मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट निकालने में मैनेजमेंट तुम्हें मदद करती है, कॉस्ट कम करवा के आउटपुट ज्यादा करवाने में मैनेजमेंट मदद करती है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एक ऐसी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो लगातार चेंज होती रहती है और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेती है, डरती नहीं है कि कोविड आ गया अब क्या करें, सरकार बदल गई अब क्या करें, नया लॉ आ गया अब क्या करें। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन डरती नहीं। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो मैनेजमेंट अच्छी है तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी बनती है, खुद को चेंज करती रहती है चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में मदद करती है और मैनेजमेंट आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में मदद करती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात हो रही है, जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिए उन्हीं की बात हो रही है कि वो ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने में मदद करती है आपकी मैनेजमेंट, ठीक है जी। अगला मेरे पास आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है और एक प्रोफेशन है। इन 3 पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आर्ट का मतलब होता है कला, जो हर इंसान अलग तरीके से अपना कलाकारी दिखाता है। हर इंसान जिसके अंदर भी कोई कला है, जो भी कलाकार है, वो अपनी कला अलग तरीके से दिखाता है। कला का कोई एक डिफाइंड वो नहीं होता कि भाई कला ऐसे ही करी जाएगी। हर इंसान अपनी हिसाब से अपने गाने बनाएगा, हर इंसान सेम गाने पे अपने हिसाब के स्टेप बनाएगा, ठीक है, डांस के। हर इंसान अपने हिसाब से कोई आर्ट बनाएगा, कोई भी पेंटिंग बनाएगा। तो आर्ट इज कला कि हर इंसान अपने हिसाब से बनाता है, डिपेंडिंग अपॉन वो इंसान कितना प्रैक्टिस कर चुका है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, उतनी अच्छा कला आपकी होती जाती है। साइंस का एक सेट रूल है कि भाई अगर मैं ए को बी के साथ मिलाऊंगी तो सी वाला केमिकल बन के आएगा, ठीक है। उसमें कुछ नया तुम निकाल ही नहीं सकते हो, वो तो सेट केमिकल्स, प्रोसीजर्स, सेट लॉज है। तुम लॉ ऑफ ग्रेविटी को चैलेंज कर ही नहीं सकते हो, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो है, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे सेट चीजें होती है। और प्रोफेशन क्या है, ये तुमने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में कि प्रोफेशन क्या होता है, आगे बात इसके बारे में करेंगे। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है या नई साइंस है या नई प्रोफेशन है या नहीं, हम ये देखेंगे। सबसे पहले आते हैं क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। तो आप लिखोगे मैनेजमेंट एक साइंस है,
तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, मैनेजमेंट एक साइंस है, लेकिन मैनेजमेंट क्या है, एक इन एग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं, मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, या फिर मैनेजमेंट एक अप्लाइड साइंस है। मैनेजमेंट एक अप्लाइड साइंस है या इन एग्जैक्ट साइंस है, मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। क्यों? क्या मैनेजमेंट की सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस की तरह? तो है, मैनेजमेंट की बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब क्या मैनेजमेंट आप किताबों में पढ़ सकते हो? साइंस की तो किताबें पढ़ते हो ना, मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते हो? पढ़ते हैं। ये तुम्हारी जो किताब है बुक नंबर 1 मैनेजमेंट की तो है पूरी किताब। तो हाँ जी, किताबें हैं। क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं? जी हाँ, मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, साइंस में भी होता है। फर्क इतना होता है, साइंस में केमिकल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैनेजमेंट में इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। दो केमिकल हमेशा सेम ही होंगे, मतलब सेम मतलब एक तरीके का केमिकल वो हमेशा सेम ही होगा, चाहे तुम कहीं से भी उठा लो, केमिकल तो है वो सेम ही रहेगा। लेकिन कोई भी दो इंसान सेम नहीं हो सकते। तो केमिकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, पर जितने अलग अलग इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे उतने अलग रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए ये हर इंसान के ऊपर अलग तरीके से अप्लाई होती है मैनेजमेंट। पर साइंस तो क्योंकि सेम ही केमिकल्स पे अप्लाई करनी है तो सेम ही रहती है। क्या मैनेजमेंट की यूनिवर्सल वैलिडिटी है? साइंस की है। तो मैनेजमेंट और साइंस की यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ठीक है। लेकिन दिक्कत इतनी है कि मैनेजमेंट ने एक बार अगर प्रिंसिपल्स बता दिए, वो एज इट इज तुम फॉलो नहीं कर सकते, तुम्हें उसको चेंज करना पड़ेगा अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैनेजमेंट इंसानों के ऊपर करी जाती है और कोई भी दो इंसान सेम नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। पर साइंस तो जी तुम्हारी केमिकल्स के ऊपर इन चीजों पे करी जाती है, तो वो तो सारे सेम ही होते हैं, तो उसमें कुछ भी नया अप्लाई नहीं करना होता। साइंस हर जगह सेम तरीके से अप्लाई होती है, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह प्रिंसिपल्स तो फॉलो होते हैं मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल्स हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, पर वो प्रिंसिपल हर इंसान पे अलग तरीके से अप्लाई करे जाते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरीके से अप्लाई करे जाते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर एक एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, उससे काम करवाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई प्यार से कराएगा, कोई गुस्से से कराएगा, कोई काम से निकाल ही देगा, तो अलग अलग तरीके होंगे। पर साइंस में अगर कोई एक चीज काम नहीं कर रही, उसको रिपेयर करने का एक ही तरीका होगा। तो ये फर्क है मैनेजमेंट और साइंस में। ऑल्दो मैनेजमेंट एक साइंस है, क्योंकि इन तीनों चीजों को मैनेजमेंट यस करती है, पर अप्लाइड तरीके से करती है, एग्जैक्ट तरीके से नहीं करती है। ये तीनों साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैनेजमेंट पर भी लागू होती है। आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आर्ट की है थ्योरी, एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, आपको कलर थ्योरी मिल जाएगी, कौन सा कलर किसके साथ मैच करके क्या करना है। तो साइंस में आर्ट में भी है, मैनेजमेंट में भी है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अब देखो मैनेजमेंट एक कला है, ये पूरी तरीके से कला है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला, हर इंसान अलग तरीके से मैनेजमेंट करता है और हर इंसान पे अलग तरीके से मैनेजमेंट करी जाती है। कला में भी वही है, हर इंसान अपनी कला को ऑलरेडी एक बार पढ़ाई कर लेता है, वो कला की, तुम डांस की, तुम गानों की, म्यूजिक की कला एक बार पढ़ाई कर लोगे, पर हर इंसान अपने तरीके से अपने गाने बनाएगा, अपने तरीके से अपने डांस स्टेप बनाएगा, तो वो पर्सनलाइज नॉलेज है, एप्लीकेशन है। और ये सब कुछ प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। जो जितना पुराना सिंगर होगा उतना अच्छा उसका कला होगी, क्योंकि उतनी ज्यादा उसने पर्सनल प्रैक्टिस करी हुई है। सिमिलरली जो जितना पुराना मैनेजर होगा वो उतना अच्छा होगा, क्योंकि उसने उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो जी हाँ, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक आर्ट की है, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट पर भी लागू होती हैं। तो मैनेजमेंट पूरी तरीके से एक आर्ट है, 100% एक आर्ट है। अब क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन की एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। प्रोफेशन के बारे में तुम पढ़ते हो किताबों में बहुत अच्छे से, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो। मैनेजमेंट में एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब तुम्हें एक लाइसेंस लेना पड़ता है एक प्रोफेशन में जाने के लिए। जैसे कि सीए बनने के लिए पहले सीए के पेपर देने पड़ेंगे, आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करनी पड़ेगी, लॉयर बनने के लिए तुम्हें लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एलएलबी करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर तुम्हें एक लाइसेंस मिलेगा, डॉक्टर बनने का लाइसेंस, लॉयर का, बार काउंसिल का, ठीक है। सीए की आईसीआई तुम्हें लाइसेंस देगी। जब तक वो लाइसेंस नहीं मिलता तुम खुद को सीए या डॉक्टर या लॉयर नहीं कहला सकते। पर क्या कोई ऐसा लाइसेंस मैनेजमेंट में चाहिए? जी नहीं, कोई भी ऐसा लाइसेंस मैनेजमेंट में नहीं चाहिए। प्रोफेशन में चाहिए, मैनेजमेंट में नहीं चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, सीए जो बनेगा वो सीए की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, आईसीएआई, उसके साथ एसोसिएट होगा, उसके अंदर उसका नाम लिखा जाएगा और वो एसोसिएशन आपको रूल बताएगी, वो एसोसिएशन आपको लाइसेंस देगी। जिसको लॉयर बनना है वो बार काउंसिल के साथ एसोसिएट होगा, बार काउंसिल में उसका नाम लिखा जाएगा, बार काउंसिल आपको लाइसेंस देगा, बार काउंसिल आपको रूल्स बताएगा, बार काउंसिल आपका लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा कुछ है? मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। जिसका दिल करे मैनेजर बन जाओ,
कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, किसी के अंदर लाइसेंस नहीं लेना, किसी के अंडर रूल्स को फॉलो नहीं करना, किसी के अंदर खुद को अफिलिएट नहीं कराना, एसोसिएट नहीं कराना, तो ये भी नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो जैसे मैंने बोला ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है यही तुम्हें लाइसेंस भी देते हैं, यही तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताती है प्रोफेशन के केस में, पर मैनेजमेंट के केस में फिर से ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस मोटिव है तो हाँ, सर्विस मोटिव तो है, मतलब कि प्रोफेशनल लोग जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लोग जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि एक सीए है, सीए तुम्हें कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, सीए अपनी सर्विसेज दे रहा है, डॉक्टर, लॉयर, ये अपनी सर्विसेज देते हैं। वैसे ही मैनेजर्स भी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, मैनेजर्स भी क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ पर भी यस हो जाता है। तो अब दो चीजों में यस है, 3 चीजों में नो है, तो क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? जी नहीं। एज ऑफ नाउ मैनेजमेंट एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है, फ्यूचर में हो तो मुझे नहीं पता, पर आज की डेट में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, प्रोफेशन की है। मैनेजमेंट की प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है जो आपको लाइसेंस दे, जो आपको रूल बताए, मैनेजमेंट की नहीं है, प्रोफेशन की है। मैनेजमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, प्रोफेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर हो, जैसे कि कबीर सिंह में था, एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में, यानी कि उसने अल्कोहल पी के, दारू पी के उसने किसी का ऑपरेशन कर दिया, जो कि हमारी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उनके रूल्स के खिलाफ है। तो एक डॉक्टर को उन्होंने लाइसेंस ही डॉक्टर का रद्द कर दिया था 5 साल के लिए। तो तुमने अगर रूल्स उनके फॉलो नहीं किए, तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। वो रूल्स तुम्हें वो बताएंगे, एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल, वो तुम्हें बताएगा, तुमने उनको फॉलो करना है, तभी लाइसेंस तुम्हारे पास रहेगा। फॉलो नहीं किया तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा प्रोफेशन के केस में। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो मैनेजमेंट आर्ट है 100%, मैनेजमेंट प्रोफेशन है 0%। मैनेजमेंट आज की डेट में प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट साइंस है 50-50, मैनेजमेंट साइंस है पर एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो अप्लाइड साइंस है। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक होता है खत्म। फिर से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम मुझे बताओगे कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट एज अ साइंस की यहाँ पर हाईलाइट करी गई है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट एज अ साइंस की यहाँ पर हाईलाइट करी गई है। देखो अगला एक क्वेश्चन अब मैं कराती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट का कौन सा फीचर यहाँ पर बात करी गई है? इट हाईलाइट्स दैट एवरी मैनेजर अप्लाइज हिज नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स इन हिज ओन वे। हर इंसान अपने तरीके से अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है। तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है? नहीं। थ्योरी की बात हो रही है? नहीं। पर्सनलाइज एप्लीकेशन की बात हो रही है कि हर इंसान अपने पर्सनल तरीके से अपने पर्टिकुलर नॉलेज को अप्लाई करता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पहले वैसे भी प्रोफेशन के केस में है, आर्ट की तो कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है। यूनिवर्सल वैलिडिटी भी आर्ट की तो कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है, ये किसकी है? साइंस की है। ठीक है, चलो अगला मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, जिसको मैं ऑपरेशनल लेवल, या फिर जिसको मैं सुपरविजन लेवल, या फिर जिसको मैं फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलती हूँ, या फिर जिसको मैं फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलती हूँ। तो टॉप लेवल में देखो तुम्हारा आएगा कोई भी चीफ लेवल के लोग, किसी भी डिपार्टमेंट का नाम अगर आ गया तो वो मैनेजमेंट मिडिल लेवल हो जाएगी। और जब भी बात आ गई कि एक्चुअल वर्क फोर्स से काम कौन कराता है, तो वो सुपरविजन लेवल या ऑपरेशनल लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट कहलाती है। तो इसके 4 नाम है, चारों नाम आने चाहिए लोअर लेवल के। देखो टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लोअर लेवल के 4 नाम है। लोअर लेवल, फर्स्ट लाइन मैनेजर, सुपरविजन लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ये 4 नाम है। एक एक करके समझते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? तुम्हारी कंपनी के गोल को सेट करती है, तुम्हारी कंपनी की पॉलिसीज बनाती है, तुम्हारी कंपनी की सारी एक्टिविटीज को डिटरमाइन करती है, तुम्हारी कंपनी के सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करती है, काम का पूरा कंट्रोल रखती है, सारी परफॉर्मेंस को चेक करती है, बजट को अप्रूव करती है, एंड तुम्हारी ओवरऑल पूरी कंपनी का लेखा जोखा ये देखती है। ठीक है, एंड इसके अलावा सोसाइटी के रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट देखती है। टॉप लेवल में कोई भी चीफ लेवल का इंसान आ जाए, चीफ कुछ भी हो आगे, ठीक है, वो टॉप लेवल में आएगा। कोई भी डायरेक्टर लेवल का इंसान आ जाए, कोई भी बोर्ड लेवल का इंसान आ जाए, वो सब लोग टॉप लेवल में आते हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि हमारे भैया इस लेवल पे हैं तो वो कौन सा है? टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। ठीक है, तो चीफ लेवल के लोग, डायरेक्टर लेवल के लोग, बोर्ड लेवल के लोग इसमें आते हैं। और मैं तुम्हें ये कीवर्ड्स बता रही हूँ, जो कीवर्ड्स पूरी
साल तुम्हारे यूज आने वाले हैं। जब भी बात आ जाए कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ किया जा रहा है, जब भी बात आ जाए कि पूरी की पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ किया जा रहा है, पूरी की पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ किया जा रहा है, तो वो कौन करेगा? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी। पूरी कंपनी के गोल्स, पॉलिसीज, पूरी कंपनी की एक्टिविटीज, पूरी कंपनी के रिसोर्सेज, पूरी कंपनी का काम, पूरी कंपनी का बजट, वो कौन करेगा? टॉप लेवल करेगा। मिडिल लेवल में एक वर्ड तुम्हें बस दे रखा होगा, बस तुम्हें वो वर्ड देखना है। वो कौन सा वर्ड है? डिपार्टमेंट। किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंट, या तो डिपार्टमेंट वर्ड दे रखा होगा या किसी एक डिपार्टमेंट का नाम लिख रखा होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर, किसी भी एक डिपार्टमेंट का नाम लिख देगा या एज इट इज वर्ड लिख देगा डिपार्टमेंट और साथ में लिख देगा मैनेजर। तो जब भी डिपार्टमेंट की बात आ जाए तो वो पक्का मिडिल लेवल है। मिडिल लेवल का काम ही यही होता है, अपने डिपार्टमेंट की पॉलिसीज को देखना, इंटरप्रेट करना पॉलिसीज को। जो पॉलिसीज किसने बनाई है? टॉप लेवल ने बनाई है। देखो, सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल। टॉप लेवल पॉलिसीज बनाता है, उन पॉलिसीज को मिडिल लेवल तक पहुंचाता है। मिडिल लेवल उन पॉलिसीज को सुपरविजन लेवल तक पहुंचाता है। नीचे से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, डाउट है, वो मिडिल लेवल पे पहुंचती है और मिडिल लेवल उसको टॉप लेवल को पहुंचाता है। तो मिडिल लेवल का एक मेन काम क्या होता है? टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में बातचीत करवाने का काम मिडिल लेवल का होता है। ठीक है। अब मिडिल लेवल और क्या करती है? अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, ठीक है, उनको ड्यूटीज प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना और उनके बीच में कोऑपरेशन करवाना, ये सारा काम मिडिल लेवल का होता है। लोअर लेवल या सुपरविजन लेवल या ऑपरेशनल लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्या करते हैं? जो एक्चुअल वर्कफोर्स होती है मेरी, यानी जो एक्चुअल लेबर होती है, जो फैक्ट्री में मशीनों के ऊपर काम कर रही होती है, उनका ध्यान रखती है। ये खुद भी एक्चुअल वर्कर नहीं है जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी मैनेजर्स हैं। तो जब भी बात आ जाए कि एक्चुअल वर्कफोर्स से काम कौन करवा रहे हैं, ये लोग करवा रहे हैं। उनका ध्यान कौन रख रहा है? उनसे बातें कौन कर रहा है? उनको रूल्स रेगुलेशन कौन बता रहा है? उनकी सेफ्टी का ध्यान कौन रख रहा है? उनकी क्वालिटी का ध्यान कौन रख रहा है? वेस्टेज का मिनिमाइज कौन कर रहा है? ये सब कुछ लोअर लेवल के लोग करते हैं। तो डिपार्टमेंट का नाम आ जाए तो मिडिल लेवल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाए तो टॉप लेवल, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर सोसाइटी की बात आ जाए तो टॉप लेवल, एक्चुअल वर्कफोर्स की बात आ जाए तो लोअर लेवल होने वाला है। चलो यहां पर अब तुम खुद बताओ, विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, इनमें से कौन सी है? ऑपरेशनल लेवल क्या होती है? लोअर लेवल की होती है, ठीक है। तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, सही बात है, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजर्स इंश्योर करते हैं, मिडिल लेवल के साथ डिपार्टमेंट आ गया तो ये सही होगा, इनकरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। Chief Executive Officer at the top level management is responsible for the activities of first line manager. First line तो lower level है यार, इनके लिए टॉप लेवल थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये तो गलत है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर से टॉप लेवल के साथ सोसाइटी का नाम आ गया तो ये भी सही होने वाली है। देखो मैं कैसे कीवर्ड मैचिंग कर रही हूँ, और तुम्हें भी कीवर्ड मैचिंग करनी है। ऑपरेशनल लेवल के साथ सेफ्टी की बात आ गई तो सही है, ठीक है। मिडिल लेवल के साथ डिपार्टमेंट की बात आ गई तो सही है, टॉप लेवल के साथ सोसाइटी की बात आ गई तो सही है, सीईओ के साथ लोअर लेवल की बात नहीं आ सकती, तो ये गलत है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब ये चीज तुम खुद बताओ, वैसे तुम क्या ही बताओगे, मैं तुम्हें चलो कराई देती हूँ। टॉप लेवल के साथ डिपार्टमेंट का नाम नहीं आ सकता, टॉप लेवल के साथ एक्चुअल वर्कफोर्स का नाम नहीं आ सकता, टॉप लेवल के साथ डिपार्टमेंट का नाम नहीं आ सकता। तो आंसर क्या होगा? ये मैंने लिटरली खुद भी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ठीक है, तुम्हें पढ़ाने से पहले, पर तुम सीधा देख लो, मैं सीधा मेरी नजर अब ऐसी हो गई कि मैं सीधा कीवर्ड ही देखती हूँ। टॉप लेवल के साथ डिपार्टमेंट का नाम नहीं आ सकता, टॉप लेवल के साथ एक्चुअल वर्कफोर्स का नाम नहीं आ सकता, बात ही खत्म हो गई। आंसर ये होगा, बिजनेस एनवायरमेंट implication for the survival of the firm। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो ये टॉप लेवल होगा, खत्म बात, ठीक है। चलो अब ये खुद से बता देना, which of the following is not a function of middle level management। टाइम स्टैम्प के साथ फिर से खुद से आंसर तुम करोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, आखिरी टॉपिक मेरा आ गया कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा, मतलब इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर का अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे इंपॉर्टेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट क्या है? आर्ट, साइंस और प्रोफेशन वाला टॉपिक इस चैप्टर में से, ठीक है। लास्ट टॉपिक है पर, और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड टॉपिक है, और सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है, बोर्ड्स में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। अगर आपके 5 सेट आएंगे, 5 में से 2 से 3 सेट में पक्का कोऑर्डिनेशन आएगा। कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। अगेन कीवर्ड है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो एज इट इज याद करना पड़ेगा, एज इट इज पेपर में पूछा जाता है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है? तो वो कोऑर्डिनेशन है, वो मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन है। फॉर द अचीवमेंट ऑफ द हार्मनी, कोऑर्डिनेशन में तुम क्या कर रहे हो? हार्मनी अचीव करवा रहे हो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स की हार्मनी टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। तुम क्या कहते हो? देखो,
कंपनी एक है, पूरी कंपनी का गोल एक है, टारगेट एक है, फिर हम सब अलग-अलग काम क्यों करें? हम सब लोग मिलके हार्मनी में एकजुट होके काम क्यों नहीं करते? अगर सब लोग मिलके काम करेंगे तो काम अच्छे से होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हार्मनी करवाता है जी, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है जी, ठीक है? एसेंस और हार्मनी 2 वर्ड्स याद करने हैं। देखो ग्रुप गोल्स तो हर कोई पूरा कराएगा, मैनेजमेंट भी, प्लानिंग भी, हर कोई, ठीक है? 2 वर्ड्स जो इसमें याद करने हैं वो क्या है? एसेंस और हार्मनी। एसेंस, हार्मनी 2 कीवर्ड्स यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है तो फिर से मैं यहाँ पर एक एक्रोनियम बता रही हूँ, कोऑर्डी। कोऑर्डी से तुम बना लो कर्डी, ठीक है? मैंने इसलिए बनाया है, इसका कुछ वैसे सेंस नहीं बन रहा है, जैसे वो तो गो ममा ममा पापा गो टू सीआईडी था, इसका कोई ऐसा सेंस नहीं बन रहा है, पर ये मैंने फिर भी क्यों बनाया है? इसलिए बनाया ताकि तुम कोऑर्डी से याद करो कर्डी, कोऑर्डिनेशन कर्डी, कोऑर्डी कर्डी, और कर्डी के पीछे लगा दो पी, कर्डी पी, ये होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन से कोऑर्डी कर्डी पी, ठीक है? मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं 4 बार बोलूंगी तुम्हें पक्का याद हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन से कोऑर्डी कर्डी पी, तो सी से देखो मेरा क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी भैया, कभी छोड़ नहीं सकते हो, कुछ भी हो जाए लगातार कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। तुमने एक बार सबको इकट्ठा बिठा दिया, उम्र भर इकट्ठे नहीं बैठे रहेंगे, फिर से लड़ाई होगी, फिर से अलग होंगे, फिर साथ लाना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन लगातार करनी पड़ेगी। यू से मेरा क्या आएगा? यूनिटी ऑफ एक्शन, सबकी यूनिटी बना के रखने में मदद करता है, एकता एकजुटता बना के रखने में मदद करता है कोऑर्डिनेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, टॉप मिडल लोअर, हर लेवल के मैनेजर को कोऑर्डिनेशन अपने लेवल पे करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं चल सकता। अगर तुम सोचो सिर्फ मिडल लेवल करेगा, नहीं, हर लेवल के मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। फिर CUR-D से आ गया मेरा डेलिब्रेट, जानबूझ के करी जाने वाली एक्टिविटी। तुम सोचो अपने आप होता रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, अपने आप लड़ाई हो सकती है बैठे बैठे, अपने आप कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती दो लोगों में, सोच समझ के जानबूझ के तुम्हें इकट्ठे आके बैठना पड़ेगा, चलो आओ कोऑर्डिनेट करते हैं और मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, डेलिब्रेटली करना पड़ेगा। आई से मेरे पास आएगा इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, पूरे ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके साथ में लाने में मदद करता है। और पी से आएगा परवेसिव, कि हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में, छोटा बड़ा, इंडिया में, यूएसए में, सरकारी प्राइवेट, हर कंपनी में कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। तो 2 एक्रोनिम्स अभी तक मैं बता चुकी हूँ, एंड दोनों एक्रोनिम्स तुम कमेंट सेक्शन में लिख कर जाओगे। पहला क्या है? गो मम्मी पापा गो टू सीआईडी, ये किसका है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का है। दूसरा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डी कर्डी पी, ठीक है? चलो लास्ट टॉपिक में बस रह गया इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का। इंपॉर्टेंस हमारी 4 ही है, सिंपल सी इंपॉर्टेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन करोगे तो तुम्हारा ग्रोथ इन साइज आसान हो जाएगा। जब भी कोई कंपनी बड़ी होगी तो उसको बहुत सारे और रिसोर्सेस चाहिए होंगे, ज्यादा ब्रांच, ज्यादा लोग, ज्यादा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? तो उनको कोऑर्डिनेशन करनी ही पड़ेगी, बिना कोऑर्डिनेशन के तुम ग्रोथ इन साइज कर ही नहीं सकते हो, तुम ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना ही नहीं सकते हो। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब कि ना, देखो वैसे तो मैं सेल्स का काम भी कर सकती हूँ, मैं पढ़ा भी सकती हूँ, मैं अकाउंटिंग भी कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ना, तो सेल के लिए कोई और बंदा होता है, अकाउंटिंग के लिए कोई और होता है, प्रोडक्शन में कोई और होता है, परचेज में कोई और होता है, HR में कोई और होता है, मार्केटिंग में कोई और होता है। मतलब रोल, काम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, अलग अलग लोगों को रखा जाता है। जितने ज्यादा डिपार्टमेंट बनेंगे उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन आसान बना देती है फंक्शनल डिफरेंशिएशन को, यानी कि अगर कोऑर्डिनेशन होगी तो आप आसानी से हर काम के लिए अलग डिपार्टमेंट बना के अलग डिपार्टमेंट में लोग रख सकते हो। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो डिपार्टमेंट नहीं बना पाओगे, बना भी दोगे तो वो चलेंगे नहीं अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो। स्पेशलाइजेशन, जब तुम हर डिपार्टमेंट का एक ही काम रखोगे, देखो अगर मैं सेल भी करूं, HR भी करूं, पढ़ाऊं भी, सब कुछ करूं, तो मैं किसी एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकती, पर अगर मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें परफेक्ट हो जाऊंगी। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन में मैं यही बोल रही हूँ, हर इंसान से एक ही काम कराओ, सेल्स वाले से सिर्फ सेल्स कराओ, HR वाले से सिर्फ HR कराओ, फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो गया, काम के बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब जब एक बंदा एक ही काम करेगा, रोज करेगा, बार बार करेगा, तो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, इतना अच्छा परफेक्ट हो जाएगा कि उससे बढ़िया कोई और कर ही नहीं पाएगा वो काम। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, हर प्रोसेस आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, जितने HR, अगर HR अच्छा होगा, एम्प्लॉइज अच्छे आएंगे तो सेल्स भी अच्छी होगी, क्योंकि एम्प्लॉइज अच्छे हैं सेल्स वाले। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो सेल्स अच्छी होगी। अगर तुम बजट कम लगाओगे तो सेल्स वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने मार्केटिंग नहीं करी थी, ठीक है? अगर तुमने रॉ मटेरियल अच्छा परचेज किया होगा तभी प्रोडक्शन अच्छी हो पाएगी, अगर रॉ मटेरियल ही खराब आया, प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। तो हर काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एंड विच इज वाई अगेन तुम्हें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, ताकि उनका इंटरडिपेंडेंस मेंटेन रह सके। सो कोऑर्डिनेशन की तुम्हारे पास इंपॉर्टेंस क्या आ गई? ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। एंड आई थिंक इस साल का भी जो
2025 का अभी जो हमारा बोर्ड एग्जाम होके हटा है, इसमें भी एज फार एज आई रिमेंबर कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कोऑर्डिनेशन पे पूछा गया था, या तो इंपॉर्टेंस पे था या तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे था। तो कोऑर्डिनेशन के ऊपर तो पक्का 2 से 3 सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है। फिर से एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो तुम्हें अभी तक पता ही होगा आंसर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन इसका आंसर होना चाहिए। इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर एक मैनेजर जो है कोऑर्डिनेशन करता है। यहीं से मुझे समझ आ गया कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, हर मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है, खत्म बात। चलो एक और क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन तुम मुझे बता देना। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एट डिफरेंट लेवल्स। हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के एफर्ट को इंटीग्रेट करती है। ये कौन सी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है? फिर से अब इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो सही होगा आई विल आंसर दैट कि ये सही आंसर है। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दो। जितने भी सही आंसर है, जितनी भी चीजें तुम्हें पता है, सबको आंसर करो कॉमेंट सेक्शन में जाके। आज की क्लास से हमने मेनली जितने भी क्वेश्चन है तुम उसका आंसर करोगे एंड तुम कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिखोगे दोनों की दोनों एक्रोनिम्स जो अपने याद करी है, गो मम्मी पापा, गो टू सीआईडी, और तुम दूसरी चीज लिखने वाली हो कर्डी, कोऑर्डिनेशन की कर्डी पी। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। पूरा साल हम तुम्हें सपोर्ट करने वाले हैं, हर चीज हम तुम्हें पढ़ाने वाले हैं। तुम हमें सपोर्ट करो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कि भैया इस चैनल को देखो, बहुत अच्छा कंटेंट तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला है। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे सारे नोट्स जो है, हर चीज मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। एंड बहुत अच्छे नोट्स, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आगे जाके कुछ सर्टेन चैप्टर्स के, सर्टेन सब्जेक्ट्स के मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सो लाइक शेयर कॉमेंट, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।